नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 6 सितंबर का द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। इसका समरी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हो लिंक को क्लिक करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं आज के द हिंदू को। देखिए दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है इंडिया और भारत। हाँ दोस्तों, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो G20 के लीडर्स हैं उनको इनविटेशन भेजा है। G20 के लीडर्स के साथ साथ जो स्टेट्स के लीडर्स हैं, सीएम हैं, सबको इनविटेशन भेजा गया है और उसमें इंडिया की जगह भारत का यूज़ किया गया है। कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है दोस्तों। तो इस पे अब बहुत सारे रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो ये देख लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सारे हेड ऑफ स्टेट्स को ये भेजा था, जहां इंडिया को रिप्लेस करके भारत लिख दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया दोस्तों। तो अब इस पर रिएक्शंस भी आने लगे। अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन कर रही है कि भैया ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए दोस्तों कि हर जगह जो है नेम चेंज किए जा रहे हैं। जैसे इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, इस तरह की चीज़ें अब आ रही हैं जो जिस पे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग इसको गलत कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि जब हम हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, तो हम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपनी कल्चरल चीज़ें अपनी 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 जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको हम अगर दिखाते हैं तो इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। हाँ, लोग इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़रूर कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो भारत टर्म है वो अब हर जगह यूज़ होगा। मतलब मैक्सिमम कम्युनिकेशंस में अब इंडिया की जगह भारत का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह देखिए दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए थे तो वहाँ पे उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना कह के प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया था। तो इसका भी हवाला गवर्नमेंट दे रही है कि अब देश को भारत के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और अपोजिशन कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपोजिशन कह रही है कि भैया भारत यूज़ इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो अपोजिशन का ब्लॉक बनाया उसका नाम इन्होंने इंडिया ब्लॉक रखा है। तो कहीं इंडिया ब्लॉक का प्रचार ना हो जाए इनविटेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, इसीलिए इन्होंने इंडिया को चेंज करके भारत टर्म यूज़ कर दिया है। हालांकि देखिए दोस्तों, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, हर चीज़ें अपने अपने तरीके से लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है। ये हो सकता है कि ये एक रूलिंग पार्टी ये चाहती हो कि भैया इंडिया ब्लॉक का हम जाने अनजाने में किसी भी तरीके से प्रचार न करें, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया को चेंज करके भारत कर दिया। लेकिन दोस्तों, इंडिया ब्लॉक बनने से पहले भी भारत टर्म यूज़ होता रहा है और इसके लिए मतलब इस आरोप को हम 100% सही नहीं मान सकते हैं। इससे पहले भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे भारत यूज़ होता रहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश को इंडिया और भारत दोनों बताता है। तो भारत यूज़ करने में हर्ज ही क्या है? इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? लेकिन जो कंट्रोवर्सी देने वाले हैं, कंट्रोवर्सी सोचने वाले हैं, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे ही, चाहे गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अब आप सोचने वाली बात आपके लिए है कि क्या ये गवर्नमेंट ने सही काम किया या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हाँ, कल भी हमने बात की थी और आज भी इस पे एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल आया है कि जो हिली स्टेट्स है वहाँ पे जो हिल इकोसिस्टम है, जो हिल स्टेट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इनकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये एक डिबेट का मुद्दा हो गया है कि भैया कैरिंग कैपेसिटी, तो देखिए कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको बायोलॉजी में डिफाइन किया जाता है। किसी भी इकोसिस्टम, कोई भी एक ऐसा इकोसिस्टम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को होल्ड कर सके, वही उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन अब ये टर्म यहाँ पे जो हिली स्टेट्स हैं, जो हिल स्टेशंस हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है कि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होगा जिससे कि वहाँ की इकोलॉजी को पे इफ़ेक्ट ना पड़े, जैसे जिससे कि वहाँ की फ्रजाइल इकोलॉजी और फ्रजाइल ना हो के जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वहाँ ज़्यादा ना हो। तो ऐसी कौन सी कैपिंग है जो यहाँ लगाई जाए, उसको स्टडी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी का गठन किया था
और अब वो डिसाइड करेगी कि जो हिली स्टेट्स हैं वो मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन बियर कर सकती हैं, जिससे कि वहाँ की इकोलॉजी पे निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों ये इसका इसके इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन भी देखी जा रही है। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी में इसका डेफिनेशन है और ये कहता है कि सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ स्पीशीज इन ए डिफाइंड इकोसिस्टम। एक किसी इकोसिस्टम में इतनी पॉपुलेशन और स्पीशीज हो जो सस्टेनेबल हो, अनसस्टेनेबल होगा तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह हिल स्टेशन और हिमालयन स्टेट्स के बारे में भी बैलेंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड और चैलेंजिंग ज्योग्राफी, मतलब जो ज्योग्राफी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और पॉपुलेशन ग्रोथ है, इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाने को ही वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी का नाम दिया गया है। उसी को स्टडी करेंगे अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन और ज्योग्राफी के बीच में एक मतलब रिलेशन स्थापित करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डेलिकेट काम है। और जो हिल स्टेट्स की ज्योग्राफी है वो प्लेन स्टेट से काफ़ी डिफरेंट है, इसीलिए वहाँ की स्टडी का जो मापदंड है वो भी काफ़ी डिफरेंट होंगे। देखिए, 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, वहाँ काफ़ी जाने गई थी, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसने भी काफ़ी रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन उसके रिकमेंडेशन को पालन करने के बावजूद भी डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आए। और आज भी आप देखते हैं कि थोड़ी मोड़ी बारिश होती है और वहाँ पे बाढ़ जैसी सिचुएशन है, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब वहाँ की जो नदियाँ हैं उनके किनारे किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि जब उसमें बाढ़ आता है तो वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देती है, जिससे कि जान माल का नुकसान होता है। अब देखिए दोस्तों, पहले भी इससे पहले प्रपोजल्स जा चुके हैं। 2020 में सेंटर ने सर्कुलेट किया था कुछ गाइडलाइंस 13 हिमालयन स्टेट्स को कि भैया वो अपनी जो हिल्स की कैरिंग कैपेसिटी है उसको एक्सेस करें और उसके अनुसार ही पॉलिसीज़ बनाएं और वहाँ के जो सिटीज़ हैं और इको सेंसिटिव जोन हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और तो ये जो दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी वाला डिबेट है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजी की कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शाता है। ये दर्शाता है कि देखिए तो जोशीमठ उत्तराखंड और जोशीमठ उत्तराखंड, शिमला जैसी जगह जो है जहाँ पे अभी हाल ही में लैंड सब्सिडेंट की खबरें देखी गई हैं, ये चीज़ें ये बताती हैं कि यहाँ पे किस तरह से अनसस्टेनेबल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा फ्लडिंग, रोड्स और जो माउंटेन्स में लैंडस्लाइड्स हो रहा है, डिनोडेशन हो रहा है, ये भी ये दिखाता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जो ब्यूटी है यहाँ की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो अब स्टेट्स को देखिए दो ऑप्शन दिया गया है इसमें। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि वो हाई कॉस्ट बियर कर सकते हैं जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड करने के लिए, और या तो फिर रेजिडेंट्स जो हैं उनको कुछ नो गो जोन्स को डेजिग्नेट करें, वहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति ना हो, कोई भी रेजिडेंट वहाँ ना जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें कही जा रही हैं दोस्तों। लेकिन अभी ये 13 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी क्या रिकमेंडेशन देती है और उस पर कैसे अमल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स का समिट हुआ है जोहानिसबर्ग में और वहाँ पे ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है वो कैसे हम पूरे ब्रिक्स को और पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को अफेक्ट करेगा, उसके बारे में इस एडिटोरियल में बोला गया। देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। मैं आपको इसकी समरी पॉइंट वाइज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, जोहानिसबर्ग में जो अभी 15वीं ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उसमें 6 नए मेंबर्स को शामिल करने की बात कही गई थी। वो 6 मेंबर्स कौन है दोस्तों? ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और अर्जेंटीना। इसके अलावा दोस्तों 40 ऐसे और कंट्री हैं जिन्होंने ब्रिक्स में आने के लिए, ब्रिक्स में मेंबरशिप लेने के लिए इंटरेस्ट जाहिर किया, जिसमें से 22 लोग जो कंट्री थे उन्होंने फॉर्मली एप्लीकेशन दे दिया कि भैया हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। अब देखिए, थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। देखिए, 5 मेंबर ग्रुप्स हैं, 5 मेंबर कंट्री हैं इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में ब्रिक स्टार्ट हुआ था और ये कुछ 2009 के बाद दोस्तों ब्रिक्स का एनुअल समिट हर साल होता है और इसके कुछ
कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो बहुत ही दक्षता से काम कर रहे हैं। और जो ब्रिक्स है दोस्तों, वो वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है चैलेंज दोस्तों? क्योंकि यहाँ इसमें कुछ बहुत बड़ी इकोनॉमीज है जो वेस्ट के बराबरी की हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गई, रशिया हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई। ये सारी इकोनॉमीज़ बहुत बड़ी हैं, बहुत ही मतलब डेवलपिंग है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही हैं। तो ये वेस्ट के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज भी करती है। अब देखिए दोस्तों, अब जब ये नए मेंबर्स, ये जो नए मेंबर्स हैं, ये जब इसमें शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी बात जो ऑथर है उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले ग्लोबल परसेप्शन और इकोनॉमिक क्लाउड पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा तो ग्लोबल परसेप्शन और जो इसके मेंबर्स हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जब एक्सपेंशन होगा तो जो ग्रुप की कलेक्टिव पॉपुलेशन शेयर जो है वो 46%, मतलब लगभग आधी, वर्ल्ड की आधी जनसंख्या के बराबर रीच कर जाएगी। और जो ग्लोबल जीडीपी में जो ग्रुप की हिस्सेदारी है वो 31.5 से बढ़कर 37% हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि जो G7 ग्रुप्स है, जो डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री की ग्रुप है, उनको सरपास कर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो 23% ग्लोबल, जो 19% ग्लोबल, सॉरी, जो हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो बढ़कर 23% हो जाएगा और इंपोर्ट 19% हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा तो देखिए दोस्तों, एनर्जी सेक्टर पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एनर्जी सेक्टर में ऑयल प्रोडक्शन जो है वो 20% से बढ़ के, मतलब ये दोस्तों ग्लोबल टर्म्स में हम देख रहे हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन में 20% से बढ़ के हिस्सेदारी 42% हो जाएगी। और इसमें मेन डायनेमिक्स में कौन कौन रहेगा? सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, रशिया और ईरान। इसका दोस्तों जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए, वेस्ट एशिया जो है वो उसकी ब्रिक्स कंट्री से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टाइज है, जैसे इंडिया, यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, इनसे बहुत अच्छे टाइज हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया सिग्निफिकेंट ऑयल सप्लायर हैं किसके? चाइना के और इंडिया के। इंडिया ने अभी रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट है वो 4 गुना बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये कंट्रीज बहुत ही स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। और ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है दोस्तों वो चाइना को जाता है, और वो ऑयल प्रोडक्शन अब बढ़ के और इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीजिंग रोल प्ले करेगा ब्रिक्स में। इजिप्ट और यूथोपिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों, एज फार एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज कंसर्न। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ऐसी जगह है दोस्तों जो एंट्री गेट है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो बाब अल मंडेब जो पोर्ट है उसको इरित्रिया जो है कंट्री वो कंट्रोल करती है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है, जो इथोपिया के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आती है। तो यहाँ से दोस्तों हम रेड सी पे भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर सकेंगे, मतलब ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ब्रिक्स कंट्री रेड सी पे भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर सकेगी और यूरोपियन का जो पैसेज है उस पर भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर सकेगी। उसके अलावा देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है लैटिन अमेरिका की। तो ब्राज़ील तो इसमें है ही, जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ अमेरिका की, और उसके अलावा अब अर्जेंटीना भी आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी साउथ अमेरिका की जो कॉन्टिनेंट है उसके अब ब्रिक्स में शामिल होंगे, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा इससे। अब देखिए दोस्तों, ब्रिक्स के कुछ अचीवमेंट भी रहे हैं। देखिए, ब्रिक्स कंसिस्टेंटली कंसेंशुअल डिक्लेरेशंस जारी करता गया है 15 साल से। और उसके अलावा जो ब्रिक्स का डिक्लेरेशन होता है वो इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन और आउटरीच पे फोकस करता है, जो सारे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में होता है। और जो ब्रिक्स के थॉट्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, खासकर जब जो वेस्ट एशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है और ग्लोबल टेररिज्म है उस पर। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स को हमेशा हर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बहुत ही संजीदा से देखती है, हल्के में कोई नहीं लेता है। और ये कंट्रीज जब इसमें शामिल हो जाएंगी तो इसकी क्लाउड दोस्तों डेफिनेटली और बढ़ जाएगी। इसी के बारे में जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जकार्ता जा रहे हैं आसियान इंडिया के एक मीट को अटेंड करने के लिए। तो उसमें क्या क्या एजेंडा रहेगा दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। जैसे दो दिन का विजिट है जकार्ता के लिए, और वहाँ के बाद ईस्ट एशिया समिट को भी वो वहाँ पे मीटिंग में शामिल होंगे। और एजेंडा क्या है दोस्तों? इंडो पैसिफिक कॉपरेशन है। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन पे वहाँ पे वो आसियान नेशन से बातें करेंगे, और सिग्निफिकेंट जो भी फोकस होगा डिस्कशंस में वो
इंडिया उस पर अमल करेगी और कोशिश करेगी कि इंडियन इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक में जो आसियान है उस पर गंभीरता से सोचे। ट्रेड इश्यूज़ के बारे में बात की जाए दोस्तों, आसियान और इंडिया बहुत ही मतलब घनिष्ठ ट्रेड रिलेशन इंजॉय करते हैं। इंडिया और आसियान के बीच में काफ़ी ट्रेड होता है, खासकर मलेशिया है जो पाम ऑयल का इम्पोर्ट है, और कुछ हद तक कुछ क्रूड ऑयल का भी इम्पोर्ट होता है आसियान कंट्री से। तो आसियान इंडिया का जो ट्रेड है उसकी बात की जाए और कैसे ट्रेड को बढ़ाया जाए इसकी भी बात वहाँ पे होगी। म्यांमार में जो अभी एक्सप्लोजिव सिचुएशन है, वहाँ पे जो मिलिट्री रूल है और जो वहाँ की जो सिविल डेमोक्रेसी है उसके बीच में, सिविल पॉलिटिकल पार्टीज उनके बीच में जो रिफ्ट चल रहा है उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण बात की जाएगी वो है चाइना मैप की जो कंट्रोवर्सी है उस पर इंडिया जो है आसियान कंट्री को एक पेज पे लाने की कोशिश करेगी और बताएगी कि चाइना कैसे अपने मैप्स को यूनिलैटरली चेंज कर देता है और इंडिया के जो हिस्से हैं उसको वो अपना हिस्सा दिखाने लगता है, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। अभी हाल ही में चाइना ने अपना मैप चेंज किया था 2023 एडिशन में, जिसमें वो जो जिसमें जिसमें कश्मीर के कुछ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स को जो इंडिया की है उसको उसने अपना दिखा लिया, जिसको इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया और कंटेंट किया। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट एशिया समिट में भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के अलावा यूएस के वाइस प्रेसिडेंट होंगी कमला हैरिस, चाइनीज प्रीमियर ली कियांग होंगे, रशियन के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव भी होंगे। आसियान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन प्रमोट करता है। ये 1967 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था। और उस जिस डिक्लेरेशन से फाउंड किया था उसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके मेंबर स्टेट्स कौन है दोस्तों? देखिए ये 10 हैं, इनका नाम देख लीजिए एक बार। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट के बारे में देख लेते दोस्तों। ईस्ट एशिया समिट भी एक रीजनल फोरम है आसियान की तरह है, जिसमें आसियान के अलावा 8 और कंट्रीज हैं, मतलब 18 मेंबर है टोटल। उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, ये जो 10 मेंबर स्टेट्स के नाम मैंने लिए हैं वो। फिर आसियान +3 है इसमें, जिसमें आसियान स्टेट्स, चाइना, जापान और साउथ कोरिया आते हैं। उसके अलावा इसके मेंबर जो हैं दोस्तों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और ये दोस्तों 2005 में इसको कोलालमपुर में फाउंड किया गया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स में ये आता रहता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जी जिनपिंग है वो भैया जो मीटिंग है ये स्किप कर जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मानते हैं, उन्होंने क्यों ये मीटिंग स्किप किया है, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, उनका सबसे पहले कहना है कि जो ये चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो सीधे से प्रीमियर जो है वो सीधे सीधे सिग्नल इंडिया को भेज रहे हैं कि भैया इंडिया से जो चाइना का करंट बायलैटरल रिलेशन है, जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर चाइना नाखुश है, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो वहाँ के ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो स्टेबल हैं और ऐसी ना आने की ऐसी कोई वजह नहीं है। उसके अलावा दोस्तों जो G20 का एजेंडा होता है चाइना के हिसाब से कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन जब वहाँ पे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह के जब मैटर आने लगे तो इससे भी चाइना नाखुश है और उसका कहना है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसा मैटर इसमें नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं जिस पे चाइना ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जैसे कि वासुदेवा कुटुंबकम का जो इंडिया ने लोगों में जो वर्ड फ्रेज़ यूज़ किया है उस पे चाइना ऑब्जेक्ट करता है कि उसका कहना है कि ये संस्कृत फ्रेज़ यहाँ नहीं आना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की जब इंडिया बात करता है तो उस पर भी चाइना ऑब्जेक्ट करता है। अब देखिए दोस्तों, जी जिनपिंग के डिसीजन का चाइना के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और वो उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि वो क्यों नहीं आना चाहते। वो हवाला दे रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन जब ये बात कही गई कि भैया इंडिया से इसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं इस वजह से नहीं आया, तो उसने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो स्टेबल है। ये एक सरप्राइजिंग डिसीजन है, क्योंकि दोस्तों देखिए वो सारे प्रीवियस G20 समिट को अटेंड किए हैं, एक समिट को छोड़ के जो कि रोम में हुआ था 2021 में, और ना आने की ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, वो यहाँ पे आ सकते थे। और इससे दोस्तों क्या है, ये सिग्नल क्या करता है, डिसकंटेंट और अनईज। देखिए ये बताता है कि जो चाइना है वो इंडिया से रिलेशन सुधारना नहीं चाहता है, वो
खुद नहीं चाहता कि इंडिया से रिलेशन सुधरे, तो इस वजह से भी नहीं आए। वो आते तो हो सकता है इंडिया को कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलते और इंडिया रिलेशनशिप सुधारने में एक कदम और आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा दोस्तों जो चाइना है वो ब्रिक्स और एससीओ जैसे जो फोरम्स है उनको ज़्यादा महत्व देता है एज कम्पेयर टू G20 को ये वेस्ट डोमिनेटेड फोरम मानता है। और देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर एससीओ की मीटिंग इंडिया ने अटेंड किया होता, देखिए इंडिया ने एससीओ की मीटिंग वर्चुअल रख दी, इससे भी चाइना थोड़ा नाराज़ है। इंडिया चाहता तो एससीओ की मीटिंग दिल्ली या किसी जगह पे रख सकता था, लेकिन उसने वर्चुअल रख दी, तो इससे भी चाइना थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि ये चाइना डोमिनेटेड या चाइना से के इनिशिएटिव से बनाया हुआ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर एससीओ की मीटिंग इंडिया में की जाती तो जी जरूर अटेंड करते, लेकिन ऐसे किया नहीं गया, वर्चुअली मीटिंग अटेंड की गई, जिससे चाइना जो अपना बदला ले रही है कि ठीक है तुमने वर्चुअली किया तो हम भी G20 में नहीं आएंगे जो आप होस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे रीज़न, ये सारे वजह बताए गए हैं कि क्यों जी नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि कोई भी एक्सप्लेनेशन जी जिनपिंग या उनकी सरकार दे, लेकिन हमें पता है कि इसका क्लियर रीज़न है कि जो भी बायलैटरल रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, जो मतलब सॉरी स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशन है, अनफॉर्चुनेट स्टेट जो है अपने रिलेशन का, उसकी वजह से चाइना इंडिया नहीं आ रहा है। ये सबको पता है, एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब एक नया टर्म आया है मार्केट में दोस्तों। उस टर्म का नाम है दोस्तों क्या, इकोसाइड। देखिए इकोसाइड, चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये आया कहाँ से, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। देखिए सबसे पहले एक मैक्सिको में ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है माया ट्रेन प्रोजेक्ट। माया दोस्तों एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। कल्चरल हेरिटेज साइट है, जैसे जैसे इंडिया में कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, इलोरा केव्स, अजंता केव्स, जो बहुत साल पहले बनाए गए थे। ऐसे माया टेम्पल्स हैं जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं मैक्सिको में। ये कल्चर दोस्तों लगभग 250 AD के आसपास यहाँ थ्राइव करती थी। चलिए दोस्तों, तो अब एक ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो युकटन पेनिनसुला कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में है। ये देखिए अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो दोस्तों ये युकटन पेनिनसुला है, ये फ्लोरिडा स्टेट है, ये युकटन पेनिनसुला है, और ये गल्फ, और ये यहाँ जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो दोस्तों ये युकटन पेनिनसुला जो है, यहाँ पे ये जो मैक्सिको के अंडर आता है दोस्तों ये, तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और ये ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो लगभग $200 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि कैरेबियन रीजन के जो टूरिस्ट हैं उनको हिस्टोरिक माया साइट्स पे ले आएगी। देखिए इसका मैप दिखाते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये युकटन पेनिनसुला है, ये युकटन पेनिनसुला है। इस पे दोस्तों ये देखिए यहाँ से ये ट्रेन लेके यहाँ से ट्रेन लेके ये माया साइट्स पे आएगी दोस्तों। तो इससे दोस्तों क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ का जो इकोलॉजी है, इससे इस ट्रेन प्रोजेक्ट से उस इकोलॉजी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्क्रैच से बन रहा है और खूब सारे फॉरेस्ट एरिया हैं जिनको काटा जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसको मेगा प्रोजेक्ट ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, जिसमें अपने ही देश के जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है मैक्सिको की गवर्नमेंट। और क्यों कर रही है, क्योंकि वो एक फेनोरिक प्रोजेक्ट है मैक्सिको की गवर्नमेंट के लिए, जहाँ से वो जिसमें वो बहुत पैसा और जिससे वो बहुत रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। अब देखिए दोस्तों इको साइड को हम समझते हैं क्या है। ये तो हमने माया ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जान लिया, अब हम इको साइड के बारे में समझते हैं। दोस्तों इकोसाइड का मतलब है, ये एक ग्रीक टर्म है, लैटिन टर्म है, कि किलिंग वंस होम, मतलब अपने ही घर में हत्याएं करना, इसका मतलब है इकोसाइड। और यहाँ इस टर्म को क्यों यूज किया जा रहा है, इन दिस टर्म इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्मिंग द इन्वायरमेंट ऑफ वंस ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के इन्वायरमेंट को हार्म करना। और इसमें कौन कौन से एक्शंस होते हैं, इसमें होते हैं पोर्ट एक्सपेक्शन, डैमेजिंग मैरीन लाइफ, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल सैंड माइनिंग, पल्यूटिंग रिवर, यूजिंग अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होती हैं ये इको साइड में। अब देखिए दोस्तों इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, देखिए इंडिया में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाते हैं। लेकिन दोस्तों एक यूनिफाइड कोड अभी इंडिया में नहीं है, एक इन्वायरमेंटल लॉ नहीं है, अलग अलग लॉज हैं, इसलिए उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और इसी वजह से दोस्तों अब जो एक लॉ आया है, जो अमेंडमेंट बिल आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में और बायोडाइवर्सिटी बिल में 2023 में, इस पे लोग बहुत सेप्टिक हैं कि भैया ये हमारे ही इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा इससे, और बहुत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो पहले थे उनको हटा लिया गया है, जिससे अब और मास स्केल पे इन्वायरमेंटल का डिस्ट्रक्शन होगा। और ना सिर्फ इतना,
अब आज तक जो भी कंपनसेशन और अकाउंटेबिलिटी की जब बात कही गई है, तो वहाँ पे जो ये एक्ट्स हैं वो फेल हुए हैं, वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट इनके जो प्रोविजंस उसको नहीं किए गए हैं, और जो फंड्स आए भी हैं उनका मिसयूज़ हुआ है और डाइवर्जन हुआ है। जिस काम के लिए उनको यूज़ करना चाहिए था उसका यूज़ ना करके उसको डाइवर्ट किया गया है। माया कल्चर के बारे में दोस्तों हमने देख लिया। मैंने यहाँ पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि ये अभी प्रेजेंट डे सेंट्रल मेक्सिको और अमेरिका का एक कल्चर था। 250 से 900 एडी के बीच में ये वहाँ पे थ्राइव करता था। ये किन किन कंट्रीज में तक एक्सटेंडेड था, वो ये था दोस्तों मेक्सिको, गुटेमाला, ब्राज़ील, होंडुरास, एल साल्वाडोर और अलग अलग सिटी स्टेट्स जो हैं उनके वास्ट नेटवर्क में ये फैला हुआ था। तो दोस्तों ये एक माया कल्चर के लिए जो बनाया जा रहा है माया ट्रेन प्रोजेक्ट, इस पे वहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कड़ा कड़ा ऐतराज़ जता रहे हैं और उनका ये कहना है कि बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ इससे क्षति पहुँचेगी, नुकसान हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा द हिंदू का एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।